नमस्कार बच्चों, क्लास 7 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा हमने कल तक चौथे प्रश्न तक हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास कुछ कथन दिए गए थे, उन कथनों को पढ़कर उनसे संबंधित व्यंजक बनाने थे, ठीक है। लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है कि पहले से हमें व्यंजक दे दिया है, उसको हिंदी कथनों के रूप में लिखना है, हिंदी इबारत के रूप में लिखना है, कथनों को खोल के लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें का पहला बोल रहा है बेटा कि p + 4 = 15। p + 4 = 15। तो हम इसको हिंदी में कैसे कह सकते हैं? हिंदी में किस तरीके से कह सकते हैं बेटा कि हम ये कह सकते हैं इसको कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि p और 4 का योगफल 15 होता है, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका आंसर लिख दिया है तो कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं, ठीक है, होते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका कि p, या मैं बोल रही मैं या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, p और 4 का योगफल 15 है, ठीक है बेटा। इस तरीके से मतलब दोनों तरीका सही है, कोई भी संख्या कोई भी कथन आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि m - 7 = 3। m - 7 = 3। दूसरा m - 7 = 3। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखेंगे कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं, समझ में आ गया। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि m में से 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होते हैं। समझ में आप किसी भी तरीके की लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट लैंग्वेज सही होनी चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है इनका 2m = 7। 2m = 7। तीसरा प्रश्न है 2m = 7। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को m से, अब दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है बेटा, तो मैंने अभी तक आपको बताया था कि जब किसी व्यंजक के बीच में कोई भी निशान नहीं होता तो वहां किसका निशान होता है? गुणा का निशान होता है। तो 2 और m के बीच में कोई भी निशान नहीं होगा, गुणा का निशान, यानी कि 2 को m से गुणा करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को m से गुणा करने पर हमें 7 प्राप्त हो सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं m का दुगुना, m का दुगुना 7 है, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे या तो कि m का दुगुना 7 है, m का दुगुना 7 है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर इस तरीके से लिखेंगे कि m को 2 से गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है। m को 2 से गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले चौथे सवाल की तरफ, मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा कि m बटा 5 = 3। m बटा 5 = 3। इसका क्या लिख सकते हैं हम? इसका इस तरीके से लिख सकते हैं
कि m में 5 का भाग देने पर p प्राप्त होता है, p प्राप्त होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा छठा सवाल देखिएगा। छठा नहीं बेटा, ये चौथा सवाल था। अब हम पांचवा सवाल देखेंगे। ठीक है, पांचवा सवाल है हमारा कि 3m बटा 5 बराबर 6। 3m बटा 5 बराबर 6। इसको किस तरह लिखेंगे? किस तरीके से लिखेंगे? ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को m से गुणा कर 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि m के तिगुने, m के तिगुने, m के तिगुने यानी कि 3m में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। m के तिगुने में 5 का भाग देने पर m प्राप्त होता है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए छठा सवाल क्या है। छठे सवाल में बताया गया है 3p + 4 बराबर 25। 3p + 4 देखिएगा, 3p + 4 बराबर 25। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने m का तिगुना बताया इसको 3m को, वैसे ही हम p का तिगुना बता सकते हैं 3p को। तो हम लिखेंगे p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। m के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इन्होंने 7वां प्रश्न मिटा देते हैं ब्लैक बोर्ड को। सातवां सवाल है बेटा हमारा 4p - 2 बराबर 18। 4p - 2 बराबर 18। तो वही अभी हमने जैसे कि 3p था तो हमने लिखा 3 का p का तिगुना, 3p को हमने लिखा 3 का तिगुना। तो हम 4p को लिख सकते हैं p का चौगुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर p के चौगुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते हैं। 18 प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया। और 5वें प्रश्न का लास्ट है 8वां। 8वां क्या है देखिएगा कि p/2 + 2 बराबर 8। p/2 + 2 बराबर 8। अब आप देखिए, इस तरीके से गुणा में था कि 4 का p था तो हमने लिखा 4 का p का चौगुना। अब यहाँ भाग में है
तो यानी p में 2 का भाग देंगे तो यानी कि p का आधा बच जाएगा। 2 का भाग देंगे तो हमेशा आधा हो जाता है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि p के आधे में, p के आधे यानी कि 2 का भाग दे रहे हैं इसलिए हम आधा लिख रहे हैं बेटा। अभी भी 2 का भाग देने पे उस संख्या का आधा हो जाता है। तो p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाता है। 8 प्राप्त हो जाता। समझ में आ गया सबको? प्रश्न 4 में तो था कि हिंदी कथन दे दिए गए थे और उसका आपको व्यंजक बनाना था, लेकिन प्रश्न 5 में आपको व्यंजक पहले से दे दिए गए और आपको उनको कथनों में लिखना है, उनको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब ये इसी के साथ हमारा 5वां प्रश्न खत्म हुआ। अब हम देखते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। तो बेटा 6ठा प्रश्न देख लीजिएगा। 6ठे प्रश्न का पहला है, 6ठे का पहला है बेटा, प्रश्न बड़ा है इसलिए मैं लिखूंगी नहीं ब्लैक बोर्ड पे, आपको समझा देती हूँ और समझा के साथ आपने को लिखना है। इसमें कहा गया है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, तो और लास्ट में बताया कि इरफान के पास 37 कंचे है। तो हमें उस बताना है कि परमीत को हमें यहाँ पे m मानना है। तो कहने का मतलब ये भी हिंदी इबारत दे दिए है और आपको उसका व्यंजक बनाना है। ठीक है, इरफान के पास कितने कंचे हैं? जितने परमीत के पास है। तो परमीत का अपने को पता नहीं है कितने, तो इन्होंने बताया कि परमीत के कंचों की संख्या हमें m माननी है। ठीक है, तो परमीत के पास माना कि अगर m कंचे है तो परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक किसके पास है? इरफान के पास है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि माना कि परमीत के पास कंचे है, परमीत के पास कंचे है टोटल m है। फिर इरफान के पास कितने हैं? m के 5 गुने से 7 अधिक, m के 5 गुने से 7 अधिक कितना होता है? कैसे लिखेंगे इसको? इसको किस तरीके से लिखेंगे? m के 5 गुने से 7 अधिक तो लिखेंगे 5 गुना m का 5 गुना 1 5 है, 7 अधिक यानी अधिक बोले तो 7 को जोड़ना है, 5m प्लस 7। समझ में आ गया? अधिक बोला है तो जोड़ना है, कम बोला है तो घटाना है, और गुना बोला है तो यानी कि m को 5 से गुना करना है, तो m को जो 5 से गुना करते हैं तो 5m आ जाता है। तो हमने लिख दिया m के 5 गुना यानी 5m से 7 अधिक यानी प्लस का 7। लास्ट में इन्होंने बताया कि इरफान के पास कंचों की संख्या बराबर 37। कितना है? 37 है। तो अब हमारा समीकरण क्या बन गया देखिएगा। अब हमारा समीकरण बनेगा, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें समीकरण बनाना है बेटा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण बना हमारा कि 5m प्लस के 7 बराबर हो गया 30। ठीक है, ये हमारा व्यंजक यानी कि समीकरण बन गया। समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इन्होंने कहा है बेटा कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने में 4 वर्ष अधिक है और लक्ष्मी की आयु को आपको y मानना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि माना कि लक्ष्मी की आयु, सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर y। फिर इन्होंने बोला है कि लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 अधिक यानी y के तिगुने
दुगुने से 4 अधिक। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? y का कितना कितना होता है 3y, तो y का कितना हो गया 3y, उससे 4 अधिक। तो मैंने बोला अधिक यानी तो जोड़ना है, यानी कि y 3y प्लस 4 अधिक है इसलिए 4। फिर अंत में बोला है कि पिताजी की आयु कितनी है 49। तो पिताजी की आयु बराबर कितनी बताई इन्होंने 49 वर्ष। तो अंत में हमारा समीकरण क्या बन जाएगा बेटा? समीकरण बन जाएगा हमारा, प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण बनेगा कि 3y प्लस 4 मिलकर हो गए 49। आयतन में यानी कि लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 अधिक उसके पिताजी हैं। समझ में आ गया? यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। कल हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें धन और ऋण की बात आई थी। तो बेटा धन का मतलब होता है प्लस करना और ऋण का मतलब होता है माइनस करना। तो अध्यापिका ने बताया कि उसकी क्लास में किसी बच्चे के अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो किसी बच्चे ने एकदम न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं? जितने न्यूनतम अंक है उसके डबल से 7 अधिक अधिकतम अंक है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है अधिकतम अंक है कितने, और न्यूनतम अंक को इन्होंने बोला है L मानना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, माना कि थर्ड सवाल ना, माना कि न्यूनतम अंक बराबर L है। फिर इन्होंने बोला है L के दुगुना L के दुगुना धन 7, धन यानी जोड़ना 7। हम किस तरीके से लिखेंगे? दुगुना L का दुगुना हो गया 2L धन यानी प्लस का 7। ठीक है, फिर इन्होंने लास्ट में बोला है कि अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक इन्होंने बताया है कि 87। अधिकतम अंक है हमारे पास 87। तो हमारा समीकरण क्या बन गया? प्रश्नानुसार हमारा समीकरण बना है 2L + 7 = 87। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा सवाल। चौथे सवाल में कहा गया है बेटा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं बेटा? एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि नाम से पता चला है, सम यानी समान, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा। समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं समान है तो उनके दो कोण भी हमेशा समान होते हैं। जो दो भुजाएं समान है उनके दो कोण हमेशा समान होंगे। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल में बताती हूँ आपको कि जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मैंने कह दिया ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो एक अकेली भुजा अलग रहेगी। तो अगर ये भुजा इसके बराबर है, इसके सामने वाला कोण ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण ये, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, सिर्फ ये अकेला कोण अलग होगा। ठीक है, और ये ऊपर का कोण है, नीचे वाली भुजा अलग है, तो इसके सामने वाला कोण ये है, और इस कोण को कहते हैं शीर्ष कोण। क्या कहते हैं? शीर्ष। कोने में बना हुआ ऊपर की तरफ, इसलिए शीर्ष कोण कहते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण के दुगुने है। शीर्ष कोण अगर मान लो 1 है तो आधार कोण कितने होंगे? 2 समझ में आ गया? आधार कोण ये दोनों होंगे, शीर्ष कोण ये दोनों हो गया। और इन्होंने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण
लगभग 30 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो मान लो ये 15 डिग्री का है, तो ये इसका डबल 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। समझ में आ गया? जस्ट डबल। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण के दुगुने हैं। और मान लीजिए कि आधार कोण को इन्होंने बी बोल दिया है, बी डिग्री दिया है, तो याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, मतलब शीर्ष कोण डबल है बेटा। नीचे का अगर ये 10 डिग्री के तो ये 30 डिग्री का होगा, अगर ये 30 डिग्री के तो ये 60 डिग्री का होगा। जस्ट डबल है ना, ये डबल है, ये सिंगल सिंगल है। तो अगर एक कोण को हमको बी मानना है, इन्होंने बोला है इसको बी मानना है, ये अभी सेम है, इसको भी हम बी मानेंगे। तो जब ये बी है तो ये कितना होगा? 2b। कितना हो जाएगा ये? 2b, है ना। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख लेती थोड़ा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि माना कि आधार कोण बराबर बी है। एक आधार कोण बी है, तो दूसरा आधार कोण भी कितना होगा? दूसरा भी आधार कोण इनका बी होगा। और शीर्ष जो कोण है वो आधार कोण का दुगुना है। शीर्ष कोण आधार कोण का यानी कि ये b है, तो ये दुगुना यानी कि 2b होगा। फिर इन्होंने कहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए, अब इनका समीकरण बनाएंगे हम। किस तरीके से बनाएंगे समीकरण? तो हमारा समीकरण बन रहा है b प्लस 2b। दो तो आधार कोण हो गए, एक शीर्ष कोण हो गया, ये सब मिलके बन जाएंगे 180 डिग्री। अब आप देखिएगा कि b तीनों में b आ रहा है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी अक्षर के आगे कोई भी निशान नहीं लगा होता है, किसी भी अक्षर के आगे कोई भी संख्या नहीं होती है, तो वहाँ हमेशा 1 होता है। तो b के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना, इस b के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना, और इसके आगे कितना है? 2। तो ये 1 और ये 2 और ये 2 मिलके हो गए 4। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 4b बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? इसी के साथ ये 14 प्रश्न हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, और हमारी जो प्रश्नावली 4.1 है वो भी यहाँ समाप्त होती है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 शुरू करेंगे, और आपको जो जो सवाल नहीं समझ में आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।